हर हर महादेव दोस्तों, आप सुन रहे थे मेरे साथ मनमर्जियां भाग 28। शगुन के लिए शादी का जोड़ा और साड़ियां पसंद कर ली गई। मिश्राइन ने चाची और प्रीति के लिए भी शोरूम से कुछ कपड़े पैक करवा दिए। कपड़ों की खरीदारी हो चुकी थी। ये सब करते करते दोपहर के 2 बज चुके थे। मिश्रा जी ने सबको घर चलने को कहा तो विनोद ने कहा, माफ कीजिएगा भाई साहब, हमारे यहाँ शादी से पहले बेटियों को ससुराल जाने की इजाजत नहीं है। कोई बात नहीं, आज का खाना बाहर खा लेते हैं, मिश्रा जी ने कहा तो सब तैयार हो गए और शोरूम से बाहर चले आए। 2 गाड़ियां थी। मिश्रा जी अपने परिवार के साथ अपनी गाड़ी में और विनोद जी अपने परिवार के साथ अपनी गाड़ी में सवार हो गए। गाड़ी में बैठा गुड्डू समझ गया कि आज उसकी रेल बनने वाली है। मिश्रा जी सबको लेकर फैमिली रेस्टोरेंट पहुंचे और एक फैमिली टेबल बुक करवाई। सभी साथ आ बैठे। गुड्डू ने देखा बस एक कुर्सी खाली है, वो भी शगुन के बगल में। गुड्डू को आकर वहीं बैठना पड़ा। बढ़िया लजीज खाना ऑर्डर किया गया। सब बातें करते हुए खाना खाने लगे। बस गुड्डू और शगुन ही खामोश थे। सबके बीच शगुन बात भी क्या करती। खाना खाने के बाद सभी वहीं बैठकर बातें करने लगे। प्रीति ने शगुन को उठाया और अपने साथ लेकर रेस्टोरेंट के लॉन की तरफ चली आई और कहा, जीजू ने तुम्हें क्या गिफ्ट दिया? वो खुद मेरे लिए गिफ्ट की तरह है, शगुन ने कहा। दी, बात को ना गोल गोल घुमाओ मत और बताओ जीजू ने आपको क्या गिफ्ट दिया? प्रीति ने कहा। कुछ भी नहीं, शगुन ने कहा। कंजूस है, प्रीति ने मुंह बनाया। ऐसा कुछ भी नहीं है प्रीति, भूल गए होंगे, शगुन ने गुड्डू की साइड लेते हुए कहा। वाह वाह, अभी से साइड ली जा रही है, सही है, प्रीति ने ताना मारते हुए कहा। प्रीति, उन्होंने मुझे बहुत अनमोल तोहफा दिया और वो था आज के वो 10 मिनट जब हम साथ थे। वो पल मैं कभी नहीं भूल सकती। पता है, जैसे फिल्मों में होता है ना, वैसा ही लग रहा था उस वक्त उनके साथ, शगुन ने कहा। दी, आप खुश हो ना? प्रीति ने शगुन के कंधों को थामते हुए कहा। हाँ, मैं बहुत खुश हूं जो मुझे ऐसा ससुराल मिलने जा रहा है, शगुन ने मुस्कुरा कर कहा। तो प्रीति ने उसे गले लगा लिया। दोनों बहनें अंदर चली आई। कुछ देर बाद मिश्रा जी सभी के साथ ज्वेलर्स के यहाँ चले आए। कानपुर का सबसे बड़ा शोरूम था, जिसे देखकर विनोद और चाची की तो आंखें ही चुंधिया गई। अब विनोद और चाची को पता चला कि शगुन का रिश्ता कितने रईस घर में होने जा रहा था। सभी अंदर आए। शगुन के लिए शादी के गहने खरीदे गए। वेदी ने भी अपने लिए कानों की बालियां ली। मिश्रा जी ने एक चेन और पेंडेंट लिया और गुड्डू को बुलाकर कहा, ये बहू को अपने हाथ से देकर आओ, तोहफा है तुम्हारी तरफ से। इसकी क्या जरूरत है? गुड्डू ने कहा। जितना कहे हैं उतना करो, बाप से बकैती ना करो, समझे? चलो जाओ, मिश्रा जी ने कहा। तो गुड्डू मन ही मन उन्हें कोसते हुए कहने लगा, उस दिन पिंकिया को 1200 का ड्रेस देने में कैसे घर सर पर उठा लिया था, और आज इनको इतना महंगा तोहफा। पिताजी भी ना हमारी समझ से बाहर है। गुड्डू शगुन के पास आया और बॉक्स उसकी ओर बढ़ाकर कहा, ये आपके लिए है। शगुन ने बॉक्स ले लिया तो गुड्डू वहां से चला गया। शगुन ने खोल कर देखा, उसमें सोने की बहुत सुंदर चेन और पेंडेंट था। शगुन को गुड्डू का वह तोहफा बहुत पसंद आया। खरीदारी करते करते शाम के 5 बज चुके थे। विनोद जी ने मिश्रा जी से वापस जाने की इजाजत मांगी तो मिश्रा जी ने कहा, विनोद जी, आप परिवार के साथ यहाँ आए, बहुत अच्छा लगा, बस एक छोटी सी गुजारिश है आपसे। अरे कहिए ना भाई साहब, विनोद ने उनका हाथ थामते हुए कहा। यही कानपुर में श्री राधा कृष्ण का मंदिर है, तो हम चाहते थे कि आप लोगों के जाने से पहले गुड्डू और शगुन को उनका आशीर्वाद दिलवा दे। आप लोग भी दर्शन कर लीजिएगा। मिश्रा जी ने अपनी इच्छा जाहिर की तो विनोद ने खुश होकर कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है भाई साहब। वैसे भी कानपुर आकर अगर उनके दर्शन नहीं किए तो कानपुर आना बेकार है। चलिए चलते हैं। विनोद की सहमति मिलते ही मिश्रा जी ने सबको चलने को कहा। सुबह 6 बजे का उठा गुड्डू चक्कर घिनने की तरह यहाँ वहां घूम रहा था। उसे लगा अब जाकर इन सबसे पीछा छूटेगा, लेकिन मिश्रा जी ने फिर नया बखेड़ा कर दिया। सभी मंदिर के लिए निकल गए। इस बार मिश्रा जी विनोद जी वाली गाड़ी में चले आए और शगुन को गुड्डू, मिश्राइन और वेदी के साथ अपनी गाड़ी में भेज दिया। सभी मंदिर पहुंचे।
शाम के वक्त ये मंदिर और भी खूबसूरत नजर आ रहा था। कितनी शांति और कितना सुकून था यहाँ। सभी मंदिर के अंदर आए। मिश्रा जी और विनोद बातें करते हुए सबसे आगे चल रहे थे। मिश्राइन और चाची भी बातें करते हुए साथ चल रही थी। वेदी प्रीति का हाथ थामे उसे वहां के बारे में बताते हुए चल रही थी। सबसे आखिर में चल रहे थे शगुन और गुड्डू। खामोश। शगुन ने चलते चलते गुड्डू से कहा, थैंक यू। काहे? गुड्डू ने पूछा। उस तोहफे के लिए? शगुन ने कहा, कोई बात नहीं, इसमें थैंक यू की क्या बात है? गुड्डू ने कहा, सुबह से हम सबके लिए यहाँ घूम रहे हैं, आप थक गए होंगे ना? शगुन ने गुड्डू का उतरा हुआ चेहरा देखकर कहा, थोड़े से, आदत नहीं है ना ऐसे, गुड्डू ने कहा। शगुन ने कहा और एक बार फिर उसके और गुड्डू के बीच खामोशी छा गई। सभी मंदिर में आए और राधा कृष्ण के दर्शन किए। मिश्रा जी ने गुड्डू और शगुन को आगे बुलाया और पंडित जी से दोनों के लिए पूजा करने को कहा। शगुन ने अपने दुपट्टे को सर पर ओढ़ा और गुड्डू के बाईं ओर आकर खड़ी हो गई। पंडित जी ने गुड्डू और शगुन के नाम से पूजा की और फिर दोनों को आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम दोनों का साथ सदा यूं ही बना रहे। गुड्डू ने सुना तो मन ही मन कहा, ऐसा आशीर्वाद न दो पंडित, हम इनको निकालने का सोच है और तुम हो के। गुड्डू को बड़बड़ाते देखकर पंडित जी ने कहा, बहुते भाग्यशाली हो बेटा, जो ई तुम्हारी जीवन संगिनी बनने वाली है। साक्षात शिव गौरी की जोड़ी है। पंडित जी की बात से खुश होकर मिश्रा जी ने उन्हें 500 रुपए दक्षिणा दी और उसके बाद सभी मंदिर में विराजमान देवताओं के एक एक करके दर्शन करने लगे। शगुन और गुड्डू साथ साथ परिक्रमा कर रहे थे। प्रीति और वेदी अब तक अच्छी दोस्त बन चुकी थी, इसलिए दोनों वही मंदिर में साथ साथ घूमते हुए बातें कर रही थी। गुड्डू मंदिर के पीछे बनी सीढ़ियों पर आकर बैठ गया। दिन भर के टॉर्चर से वह बुरी तरह परेशान हो चुका था और थक चुका था। शगुन को जब गुड्डू कहीं दिखाई नहीं दिया तो उसे ढूंढते हुए वह भी पीछे चली आई। सीढ़ियों पर गुड्डू को देखकर शगुन भी वहां आकर कुछ दूरी बनाकर बैठ गई और कहा, आपसे एक बात कहें? कहो, गुड्डू ने सामने देखते हुए कहा। आप इतना कम बात क्यों करते हैं? मेरा मतलब क्या हमेशा ऐसे ही रहते हैं, चुप? शगुन ने कहा तो गुड्डू शगुन की ओर देखने लगा और फिर सामने देखते हुए कहा, हमें आज तक ऐसा कोई मिला ही नहीं जो हमें समझ पाए। पिताजी जो फैसले लेते हैं वो हम मान लेते हैं। बात करने का मजा तो तब है ना जब सामने वाला इंसान हमारे जैसा हो। कोशिश कर रहे हैं, धीरे धीरे समझ जाएंगे। शगुन बड़बड़ाई। कुछ कहा तुमने? गुड्डू को साफ सुनाई नहीं दिया। ये जगह बहुत खूबसूरत है, एकदम शांत। शगुन ने बात पलटते हुए कहा, हमारा कानपुर पूरा ही खूबसूरत है। गुड्डू ने कहा, यहाँ के लोग भी काफी दिलचस्प हैं और यहाँ की भाषा सीधे दिल में उतरती है। शगुन ने गुड्डू को प्यार भरी नजरों से देखते हुए कहा। गुड्डू ने सुना तो शगुन को देखे बिना न रह सका। उसने पाया कि शगुन उसे ही देख रही है तो गुड्डू ने नजरें घुमा ली। दोनों फिर खामोश हो गए और बैठकर सामने देखने लगे। सीढ़ियों से नीचे कुछ ही दूर एक छोटा सा तालाब था जिसका पानी चमक रहा था। ठंडी हवाएं चल रही थी जिसमें शगुन के बालों की लट उड़कर बार बार उसके गालों पर आ रही थी। शगुन और गुड्डू दोनों के दिल में न जाने कितना कुछ था एक दूसरे से कहने के लिए, लेकिन शब्दों ने उनका साथ नहीं दिया। खामोशी से दोनों सामने तालाब में भरे पानी को निहारते रहे। भैया चाय लेंगे? एक छोटे लड़के की आवाज से गुड्डू की तंद्रा टूटी। उसने देखा हाथ में चाय की केतली और कप लिए एक लड़का खड़ा है। गुड्डू ने शगुन की ओर देखा और पूछा, चाय पियेंगे? जी पिला दीजिए, शगुन ने प्यार से कहा। गुड्डू ने लड़के से 2 चाय देने को कहा। गुड्डू की खुशकिस्मती थी कि केतली में आखिर 2 चाय ही बची थी। लड़के ने 2 चाय गुड्डू को दी और पैसे लेकर चला गया। गुड्डू ने एक कप शगुन की ओर बढ़ा दिया। सहसा ही उसकी उंगलियां गुड्डू की उंगलियों से टकरा गई। गुड्डू वहीं शगुन के बगल में बैठ गया। शगुन को अच्छा लगा। गुड्डू ने जैसे ही चाय पीने के लिए हाथ अपने मुंह की ओर बढ़ाया, उसके हाथ से कप छूट गया और चाय नीचे जा गिरी।
आप ये पी लीजिए। शगुन ने अपनी चाय गुड्डू की ओर बढ़ाकर कहा। अरे नहीं, तुम पियो, हम दूसरी ले लेते हैं। कहते हुए गुड्डू ने लड़के को आवाज लगाई। लड़का आया और कहा, भैया चाय तो खत्म हो गई। भैया एक खाली कप दे दीजिए, शगुन ने कहा तो लड़के ने एक खाली कप शगुन की ओर बढ़ा दिया और वहां से चला गया। शगुन ने अपने कप से आधी चाय दूसरे कप में डालकर गुड्डू की ओर बढ़ा दी। गुड्डू ने चाय ली और पीने लगा। ये देखकर शगुन को अच्छा लगा कि धीरे धीरे ही सही गुड्डू और उसके बीच अंडरस्टैंडिंग बन रही है। गुड्डू ने चाय पीकर खाली कप पास पड़े डस्टबिन में डाल दिया और शगुन से कहा, आधी चाय हमें काहे दी, खुद पी सकती थी ना तुम। बांटने से चीजें भले कम हो पर अच्छा लगता है, और जब किसी अपने के साथ बांटनी पड़े तो वो खुशी अलग ही होती है। शगुन ने कहा तो गुड्डू उसकी ओर देखने लगा। गुड्डू को अपनी ओर दिखता पाकर शगुन ने कहा, चले। कहते हुए गुड्डू उठा और शगुन के साथ मंदिर से बाहर चला गया। बाकी सभी पहले से बाहर थे। मिश्रा जी ने सबके साथ खाने का आग्रह किया, लेकिन विनोद ने मना कर दिया क्योंकि उन्हें बनारस भी जाना था। लंबे सफर को देखते हुए मिश्रा जी ने सबको हल्का फुल्का नाश्ता करने को कहा और सभी वहीं पास ही बन रहे पाव भाजी सेंटर पर चले आए। शगुन को पाव भाजी बहुत पसंद थी, इसलिए उसने भी हामी भर दी। सभी वहां रुककर पाव भाजी खाने लगे। प्रीति ने शगुन को अपने पास देखा तो कहा, दी आप यहाँ क्या कर रही हैं? वहां जाइए ना, गुड्डू जीजू के पास। नहीं, मैं नहीं जा रही, सब खड़े हैं यहाँ, शगुन ने कहा। अरे तो क्या हुआ, वैसे भी थोड़ी देर बाद तो हम सब यहाँ से चले ही जाएंगे। गुड्डू जीजू के साथ थोड़ा सा वक्त और बचा है, जाइए ना। प्रीति ने पाव भाजी खाते हुए कहा। हाँ भाभी, प्रीति सही कह रही है, आप जाइए, भैया के साथ खाइए। माँ पिताजी बहुत फ्रैंक है, कुछ नहीं सोचेंगे। वेदी ने भी प्रीति की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा। तो शगुन अपनी प्लेट लेकर गुड्डू के पास चली आई। गुड्डू ने शगुन को वहां देखा तो कहा, और चाहिए? नहीं थैंक यू, आप नहीं खा रहे? शगुन ने पूछा। नहीं, वो हम थोड़ी देर पहले ही खाए थे, अभी भूख नहीं है। गुड्डू, जो कि एक नंबर का भुक्कड़ था, उसने मना कर दिया। शगुन वहीं खड़ी रही तो गुड्डू ने कहा, हम आते हैं। शगुन के सामने आते ही गुड्डू की उलझने और बढ़ जाती थी। गुड्डू वहां से निकलकर गाड़ी के पास चला आया। सबने पाव भाजी खाई, फिर गाड़ियों के पास चले आए। मिश्रा जी विनोद जी से गले मिले। मिश्राइन भी चाची शगुन और प्रीति से मिली। उन्हें दोबारा कानपुर आने को कहा और शगुन को जल्दी से बहू बनकर आने को कहा। प्रीति ने अपना फोन निकाला और गुड्डू के पास आकर कहा, जीजू एक सेल्फी तो बनती है आपके साथ। गुड्डू ने हामी भर दी। प्रीति ने शगुन और वेदी को भी बुला लिया और चारों ने साथ में एक सेल्फी ली। शगुन गुड्डू के बगल में ही खड़ी थी। जाते जाते प्रीति ने उसे गुड्डू की ओर धकेला दिया। शगुन गुड्डू से जा टकराई। उसके गले में पहनी चेन गुड्डू के शर्ट के बटन में उलझ गई और दोनों एक दूसरे के थोड़ा करीब आ गए। शगुन ने गुड्डू के चेहरे की ओर देखा, मासूम चेहरा जिस पर बहुत ही खूबसूरत आंखें थी और बाल बार बार उसकी आंखों पर आ रहे थे। शगुन उस चेहरे में खोकर ही रह गई। जब उसने चैन निकालने के लिए गुड्डू के सीने की ओर अपने हाथ बढ़ाए, उसी वक्त गुड्डू ने अपने हाथ बढ़ाए और दोनों की उंगलियां आपस में टकरा गई। एक बहुत खूबसूरत एहसास दोनों को महसूस होने लगा और बैकग्राउंड में एक बार फिर वो गाना बजने लगा जो मैंने लिखा है। होश हमको अब कहाँ है, देख के आंखें तेरी, दिल में है तूफान सा, सुन के अब बातें तेरी, रास्ते भी एक है, मंजिलें भी एक है, तेरे संग सारा सफर है, तेरे संग राहें मेरी, छू लिया तेरे एहसास ने, सांसें भी अब तो महकती है, आंखों से तुझे भर लूं अपने, आज ये रात कहती है, होश हमें अब है कहाँ, अपना लगे सारा जहां, चाहे दिल तेरा होना, मन मर्जियां मन मर्जियां मन मर्जियां, कैसी ये मर्जियां। तो दोस्तों ये था मन मर्जियां भाग
28। इसका अगला भाग आप जल्द ही सुनेंगे मेरे साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, अपना ख्याल रखें और हाँ, सुनते रहें मन मर्जियाँ। अब आप सोच रहे होंगे कि ये वाला गाना मैंने गाया क्यों नहीं क्योंकि मैं एक बहुत ही बेकार सिंगर हूँ और मेरी आवाज़ इतनी अच्छी नहीं है। मुझे नहीं लगता कि मैं इसे बहुत अच्छे से गा पाऊंगी, तो मेरा काम है सिर्फ लिखना। हाँ, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब इस गाने को एक बहुत ही प्यारी आवाज़ मिलेगी और ये आप सबके दिलों को छूने वाला है। तो मिलते हैं जल्द ही, तब तक के लिए हर हर महादेव।